आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है मुलाकात करने का। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं एबेकस एसेट मैनेजर के डायरेक्टर बिहारी लाल देवड़ा साहब। आप पेशे से सीएफए और सीआईपीएम की डिग्री हासिल कर चुके हैं और इन्वेस्टमेंट्स और अलग अलग एसेट क्लास में कामकाज करने का लंबा गहरा अनुभव है। और एबेकस से पहले आप कई सारे लीडिंग फाइनेंशियल फर्म्स में काम कर चुके हैं, जिसमें क्रेडिट स्विस और फिडेलिटी जैसे दिग्गज संस्थान शामिल हैं। आइए बढ़ते आगे और देवरा साहब से करते हैं मुलाकात। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिजनेस पर समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बाजार के मूड, माहौल और डायरेक्शन के बारे में बताएं। थोड़ा सा तेजी का मूड होता है, ट्रम्प साहब कुछ ना कुछ बोल देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं, वापस हम बैक टू स्क्वायर वन हो जाते हैं। क्या करें सर ऐसे माहौल में? गुड मॉर्निंग अनिल जी, थैंक यू मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। आप जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। फंडामेंटली यदि हम देखने जाएं तो हर जगह पॉजिटिव डेटा पॉइंट नजर आ रहे हैं। क्रेडिट ग्रोथ का डेटा जो लास्ट वीक सामने आया, आपने देखा होगा लगभग 18% की क्रेडिट ग्रोथ जो है जून 2026 क्वार्टर में सॉर्ट ऑफ नजर आई है, जो कि आज आप देखेंगे लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 9% के आसपास थी। तो क्रेडिट में आपको चढ़ाव दिख रहा है। एमएससीआई इंडिया के ग्रोथ एस्टिमेट्स भी रफली आई थिंक प्रॉफिट्स 14-15% के आसपास हैं। वहां पे कोई ऐसा कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। एक जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर जिन्हें हम कहते हैं कि पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी डिमांड, जो ये साल के इस महीने में आई थिंक 10 से 12% के आसपास अप है। पैसेंजर व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन अब लगभग 25 से 30% अप है। बॉम्बे के अंदर आपने देखा होगा जून महीने में जो है हाईएस्ट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए हैं लास्ट 14 सालों के अंदर। रेलवे फ्रेट जो है उसके अंदर ग्रोथ रेट में आपको सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट का एक डेटा है, एनएसओ रिलीज करता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो वो 5.6% जो है लोएस्ट इन अ डेकेड नजर आ रही है। नॉमिनल जीडीपी के वापस जो है 12-12.5% होने के आसार आई थिंक 2027 में सारी एजेंसियां बोल रही है, गिवन इन्फ्लेशन और रियल रेट। जो एआई चिप्स की मेमोरी शॉर्टेज की वगैरह बात हो रही है, वो भी आई थिंक थर्ड क्वार्टर ऑफ 2027 तक ओवर सप्लाई कैटेगरी में आ जाएगी। तो कहीं पे भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि भाई जो इकोनॉमी में है कुछ दबाव है, इकोनॉमी में कुछ कंसर्न है। वो अलग बात है। देखिए एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो टैरिफ हो, चाहे वो ट्रम्प हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वॉर हो, उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सेंटीमेंट वीक है। बट फंडामेंटली ऐसा कोई कंसर्न कहीं नजर नहीं आ रहा है। फंडामेंटली काफ़ी चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही है। लेकिन ये क्रूड में जो बीच बीच में उछाल आते हैं जिससे बाजार की तेजी पर ब्रेक लगता है, इससे डरना नहीं है? क्या बड़ी तेजी अब क्रूड में नहीं बनेगी, यह भरोसा रख सकते हैं? सर देखिए, जो ऑयल का यदि आप बात करें तो लगभग 2007 के आसपास हम 900 मिलियन बैरल इंपोर्ट करते थे। वो समय आपको याद होगा क्रूड का प्राइस $148 पर बैरल चला गया था। वो पर्टिकुलर भाव से आप देखें तो इंडिया का टोटल बजट 140-145 बिलियन डॉलर था। इकोनॉमी का साइज था $1 ट्रिलियन, और 14 से 15% इकोनॉमी का ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी था। और जब क्रूड बढ़ा तो ऑब्वियसली मार्केट काफी गिर गया। फास्ट फॉरवर्ड आप यदि 20 साल का डेटा देखें तो इकोनॉमी जो है 1 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन हो गई है। लेकिन जो क्रूड का जो इंपोर्ट है वो आई थिंक 2 टाइम ही बढ़ा है, जो कि आई थिंक 900 से 101.7 बिलियन बैरल। तो 1.7 बिलियन पे यदि आप थ्योरेटिकली मान भी लें कि भाई 150 का भाव हो गया, तो 150 मल्टीप्लाई 1.7 330 बिलियन होता है। और 330 बिलियन होना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 5 या 6% होता है। तो जो जीडीपी का जो ऑयल प्रोपेंसिटी एक जो होता है वो आई थिंक धीरे धीरे स्लोली स्लोली कम आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सोलर पे फोकस किया है, गवर्नमेंट ने ईवी पे फोकस किया है, E20 इथेनॉल के अंदर आई थिंक हो रहा है। तो ये और इलेक्ट्रिफिकेशन की वजह से जो डीजल और जेनसेट का उसका कंजम्पशन कम हो रहा है। तो ऑयल फंडामेंटली देखिए वीक है। हमारा व्यू ऑयल पे नेगेटिव है। 80 के नीचे एनीवे इंडिया को कहीं कोई तकलीफ नहीं होती है। 80 के ऊपर भी थोड़ा सा टेम्पररी शॉक रहता है, बट आई डोंट थिंक लॉन्गर टर्म आपको ऑयल से घबराने की जरूरत है। हम्म, एक और बड़ा फैक्टर जिसकी वजह से बाजार दबे हुए थे वो एफआईएस की बिकवाली। क्या आपको लग रहा है कि कुछ बिकवाली कम होने के संकेत हैं और अब पहले की तरह जैसा 2 साल से बेच रहे हैं एफआईएस, शायद अब ना बेचें या फिर खरीदारी लौटने की भी उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, एक यदि आप थोड़ा सा 2 साल के ऊपर का लंबा डेटा देखेंगे अनिल जी, तो आप देखेंगे 5 साल में एफआई का नेट इनफ्लो या आउटफ्लो जो है ऑलमोस्ट जीरो के आसपास है। तो एफपीआई वगैरह जब भी आई थिंक ये जो मार्केट को देखती है, तो उनके लिए इंडिया एक अकेला अकेला मार्केट नहीं है। वो ओवरऑल बेसिस पे देखते हैं कि भाई ईएम के अंदर हम इतना परसेंट एलोकेट करेंगे, उसमें इंडिया में इतना करेंगे, इधर उतना करेंगे। और सितंबर 24 में जब इलेक्शन हुआ, तो आई थिंक उस टाइम पे 6 महीने का जो थोड़ा सा मंदी था, रियल जीडीपी आपका 5-5.5% के आसपास था, इन्फ्लेशन भी आपका 1-1.5% के आसपास था। तो नॉमिनल जीडीपी की एक्सपेक्टेशन 6 से 7% हो गई थी, जो कि बेसिकली इंडिया के लिए बहुत ही स्लोएस्ट ग्रोथ रेट रही है। उस चक्कर के अंदर आई थिंक एफआई मूड आउट। आई थिंक वो चाइना में चले गए, उसके बाद वो ताइवान में चले गए, कोरिया में चले गए। तो आई थिंक हमें एटलीस्ट लगता है एज अ बैकर्स हाउस व्यू हमारा ये है कि ये साल में एफपीआई एफआईआई शुड कम बैक टू इंडिया। बिकॉज जैसे जैसे एआई ट्रेड पॉज होगा, जैसे जैसे एआई ट्रेड में आई थिंक लोगों ने पैसा निकालना ऑलरेडी चालू कर दिया एफपीआई ने, तो वो कहीं ना कहीं आएगा। और इंडिया का जो मार्केट 2 साल से बिल्कुल चला नहीं है,
लेकिन फंडामेंटल आई थिंक 20-22% की ऑलरेडी ग्रोथ हो गई है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग। तो हमारा वैल्यूएशन ऑलमोस्ट 10 साल के नीचे है। मैं आपको एक छोटा डेटा पॉइंट दूंगा। सैमसंग का क्वार्टरली प्रॉफिट जो अभी रिपोर्ट हुआ लास्ट क्वार्टर, वो $59 बिलियन है। और आप सीएनएक्स 500 जो निफ्टी की 500 कंपनीज है, उनका टोटल प्रॉफिट भी 50 बिलियन है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि एक कंपनी का प्रॉफिट पूरी कंट्री के 500 कंपनी से ज्यादा हो। तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो जो फंडामेंटल से डिस्कनेक्ट है वो मीन रिवर्जन होगा। और जब ये मीन रिवर्जन होगा तो एफआई एफपीआई सारे आई थिंक वापिस आएंगे। का पूरा एक्शन आपके लिए एफआईज की तरफ से आता हो। अब आइए सर, नतीजों पर करते हैं फोकस, और स्पेशली आईटी कंपनियों के 3 दिग्गज कंपनियों के नतीजे अब तक आ चुके हैं और टॉक ऑफ द टाउन भी है। या तो लोग बहुत पसंद करते हैं आईटी को, या बिल्कुल नापसंद। आप किस कैटेगरी में हैं सर? देखिए हमारा एक पर्सपेक्टिव था कि देखिए एआई आईटी को इम्पैक्ट करेगा, क्या करेगा, शायद हाँ, कितना करेगा या कब कहाँ तक करेगा वो किसी को पता नहीं है, राइट। तो वो पर्सपेक्टिव से हमारा मानना यह है कि देखिए जैसे आप पुराना यदि हिस्ट्री देखेंगे तो रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री जब इन्वेंट हुई थी तो पैसा रेफ्रिजरेटर इंडस्ट्री ने नहीं बल्कि कोल्ड ड्रिंक वालों ने बनाया था। जब रेलवे इन्वेंट हुई तो सारे रेलवे आई थिंक बैंकरप्ट हो गई थी, लेकिन पैसा आई थिंक सीमेंट स्टील उन कंपनियों ने बनाया था। वैसे ही जिन लोगों ने कंप्यूटर बनाया आई थिंक उन्होंने पैसा नहीं बनाया जितना सॉफ्टवेयर कंपनीज ने बनाया। तो वैसे ही एआई के अंदर भी आप देखेंगे तो भी एआई के अंदर आप देख रहे हैं कि $1 ट्रिलियन का लोग केपेक्स कर रहे हैं। तो हमारे पास तो इतने पैसे खर्च करने के लिए थे ही नहीं। तो यदि हमने एआई ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आई थिंक ओके है। बट जो एआई का यूज है वहां पे हम बहुत फॉर श्योर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपने देखा होगा लार्जेस्ट एनबीएफसी के रिजल्ट आए थे लास्ट क्वार्टर, और उन्होंने अनाउंस बताया कि जैसे एआई जो है, एआई एजेंट उनके ऑलमोस्ट 2 करोड़ कॉल को साल भर में सुन रहा है, और उसको देखकर ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का एडिशनल डिस्बर्समेंट उसने किया। तो एआई या किसी भी इस टाइप के टूल को चलाने के लिए आपको चाहिए डेटा, और सबसे ज्यादा डेटा इंडिया के अंदर है। तो मुझे लगता है कि ठीक है हमने एआई ट्रेड में पार्टिसिपेट नहीं किया, बट जो एआई इंप्लीमेंटेशन है या जो एआई के जो यूज केसेस हैं या एफिशिएंसी जो आनी है, वो आई थिंक उसका सबसे बड़ा जो मुनाफा है वो इंडियन कंपनीज को होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपने पर्सपेक्टिव भी अच्छा दिया कि क्यों इंडिया की तरफ से एआई में ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो नहीं पाया। अब देवरा साहब जरा बताएं, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कौन से थीम, कौन से सेक्टर्स आपको पसंद आते हैं इस वक्त बाजार में? देखिए इन जनरल अनिल जी, आप देखेंगे तो रफली जो लार्ज एंड मिड कैप सेगमेंट है उसमें ऑलमोस्ट 60% स्टॉक है जो अपने पीक से 20% से ज्यादा करेक्टेड हैं। फाइनेंशियल्स की आप बात करें तो मल्टी ईयर लोड इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक पर अवेलेबल है। अर्निंग ग्रोथ कंटिन्यूस आई थिंक लार्ज कैप में 11 से 13% है, मिड एंड स्मॉल कैप में आई थिंक 20 से 25% के आसपास आ रही है। ऐसे में कुछ सेक्टर हैं जो कि आई थिंक काफी इवॉल्व कर रहे हैं, काफी वैल्यूएशन में अच्छे फाइनेंशियल्स उसमें से एक अच्छा सेक्टर है। इंडिया में आई थिंक फाइनेंशियल 30-35% का वेटेज है। पर उसमें आप देखेंगे तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो है या जो बाकी के जैसे एएमसीज है, इंश्योरेंस कंपनीज है, ब्रोकिंग है, ये सारे आई थिंक फाइनेंशियल्स काफी उभर कर आ रहे हैं जहां पे आपका क्रेडिट रिस्क नहीं है। तो फाइनेंशियल्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे हम सर्टनली बुलिश है। फार्मा पे इंक्रीमेंटली आई थिंक हम थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहे हैं गिवन के फार्मा में इंडियन कंपनी जो है काफी अच्छा काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट और इंक्लूडिंग इंटरनल कंजम्पशन। कुछ नए थीम जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, डेटा सेंटर जिसका डायरेक्ट प्ले नहीं है, बट आप पावर बैकअप सॉल्यूशन या वायर्स या फिर वाटर सॉल्यूशन के बेसिस पे उन्हें खेल सकते हैं। जहां पर भी देखिए अर्निंग का ग्रोथ आ रहा है और यदि पी वैल्यूएशन रीजनेबल है, वहां पे आई डोंट थिंक आपको बहुत ज्यादा सोचना चाहिए। बिकॉज हमारे हिसाब से देखिए प्राइस ऑफ एनी स्टॉक इज पी मल्टीप्लाई बाय अर्निंग। तो पी रेशियो पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन अर्निंग पे हमारा कंट्रोल है। और जहां तक अर्निंग 4 से 5 साल में किसी भी कंपनी की डबल हो रही है, आई थिंक हमें उस सेक्टर को या उस शेयर्स को देखना चाहिए। ओके, तो ये सारे के सारे एक्शन वाले स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है इस वक्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और विस्तार से बाजार के डायरेक्शन के बारे में हमें राय दी और बताया भी कि कहाँ पैसा लगाने का सही समय है इस वक्त बाजार में।